आज के टॉपिक यूपीएससी मेंस एथिक्स जिसमें 4 के लेक्चर नंबर 4 है। और आज की वीडियो में जानेंगे लोग नैतिक प्रबंधन एथिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें कुछ पॉइंट है। तो नैतिक मूल्यों को महत्व देते हुए प्रबंधन करना, और दूसरा है नैतिक मूल्य प्राथमिक होते हैं तथा आर्थिक लाभ द्वितीयक हो जाते हैं, और निजी हित एवं सार्वजनिक हित के बीच संघर्ष की स्थिति में सार्वजनिक हित को महत्व दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे लोग तो कंपनी के लाभ एवं कर्मचारियों की गरिमा के बीच संघर्ष की स्थिति में कर्मचारियों की गरिमा को महत्व दिया जाता है। और सेकंड एग्जाम्पल्स है कर्मचारियों को भावनात्मक सहयोग, जाति, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध तथा योग्यता को महत्व देना। संस्था और तीसरा एग्जाम्पल है संस्था या संगठन में नैतिक प्रबंधन के समय कानून प्राथमिक होता है, और नैतिकता का प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ मोरालिटी। तो नैतिक प्रबंधन कुछ पॉइंट है। संगठन या संस्था में नैतिकता के प्रबंधन का अर्थ है कि संगठन में नैतिक मूल्यों को समाहित करने का प्रयास करना। और दूसरा पॉइंट है आर्थिक लाभ प्राथमिक होता है तथा आर्थिक लाभ को नैतिक ठहराने की कोशिश की जाती है। और तीसरा पॉइंट है आर्थिक लाभ की प्राप्ति में नैतिक मूल्य को बाधक होने पर उसे समायोजित किया जाता है। और चौथा पॉइंट है नैतिकता को अपने अनुरूप परिभाषित करने की कोशिश की जाती है। और पांचवा पॉइंट है कंपनी आर्थिक लाभ के लिए नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करने पर बल देती है। नैतिकता के लिए समझौता, कंप्रोमाइज फॉर एथिक्स मोरालिटी। तो नैतिकता को महत्व देते हुए अपने आर्थिक हितों की उपेक्षा करना। और दूसरा पॉइंट है नैतिकता को बनाए रखने के लिए अपने हितों के साथ समझौता कर लेना। और एग्जाम्पल्स है ए नाम कंपनी को नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपने आर्थिक लाभ की उपेक्षा करना। और नैतिकता के साथ समझौता, तो पहला पॉइंट है आर्थिक लाभ के लिए नैतिक मूल्यों को छोड़ देना। और जैसे एक पिता दहेज के लिए नैतिक मूल्य ईमानदारी को छोड़ देता है। और दूसरा पॉइंट है कंपनी आर्थिक लाभ के लिए गलत विज्ञापन का सहारा लेती है, अर्थात नैतिकता के साथ समझौता कर लेती है। और निजी लाभ प्राथमिक तथा नैतिक मूल्य द्वितीयक हो जाते हैं। वैश्वीकरण में देख लेते हैं लोग तो पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया। वैश्वीकरण ने पूंजीवाद को प्रोत्साहित किया, और पूंजीवाद ने उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित किया। और उपभोक्तावाद में लाभ प्राथमिक हो गया और आर्थिक लाभ प्राथमिक हो गया, तो नैतिकता के साथ समझौता का विस्तार हो गया। नैतिक समझौता एथिकल एग्रीमेंट। तो इसमें पहला पॉइंट है दो कंपनी या संगठन नैतिकता को बनाए रखने के लिए समझौता करे। और इसके एग्जाम्पल्स है दो कंपनी आपस में इस बात की समझौता करती है कि ए नामक कंपनी रिश्वत नहीं देगी और बी नामक कंपनी संगठन नियमों का पालन करेगा। नैतिक संकट एथिकल क्राइसिस के बारे में देख लेते हैं लोग। तो पहला पॉइंट है नैतिक मूल्य या नैतिकता या कर्तव्य की उपेक्षा का अभाव, प्रारंभ तथा नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करते समय अपराध बोध न हो। और समाज में मूल्यों की उपेक्षा, निजी हित को अत्यधिक महत्व, कानून के प्रति उदासीन तथा कर्तव्य की उपेक्षा ही नैतिक संकट की ओर इंगित करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज में अनैतिकता को प्रोत्साहन करना तथा भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता मिलना नैतिक संकट की ओर इंगित करता है। भारतीय समाज में नैतिक संकट की स्थिति क्यों? भारतीय समाज में नैतिक संकट की स्थिति क्यों? तो इसे फ्लो चार्ट के द्वारा देख लेते हैं लोग। उपभोक्तावाद के युग में आर्थिक लाभ प्राथमिक हो गया। और दूसरा पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भौतिक संपदा। और तीसरा पॉइंट है भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकार्यता मिली। चौथा पॉइंट है परिवार, समाज एवं शिक्षण संस्थाओं में नैतिक मूल्यों की अत्यधिक महत्व मिलना। और पांचवा पॉइंट है गलत परंपरा को प्रोत्साहन तथा संस्कृति
के संरक्षण के नाम पर परंपरा को महत्व देना, और कुछ समुदाय अपनी आजीविका के लिए लूट का सहारा लेता है और उसे सिस्टम का रूप देने की कोशिश करता है। नैतिक संकट को दूर करने के लिए उचित कदम। तो नैतिक संकट को दूर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? तो नैतिक शिक्षा दी जाए और इसकी शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। कर्तव्य अनुपालन पर बल दिया जाए और व्यक्ति एवं समाज का मूल्यांकन कानून के अनुपालन एवं कर्तव्य के आधार पर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता के लिए समझौता हो और समाज में ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए जो कर्तव्यनिष्ठ एवं सत्यनिष्ठ हो, ताकि अन्य लोग भी कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए प्रेरित होगा। और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का नैतिक मूल्यांकन हो और निर्धारित मानक से अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के माता पिता को सम्मानित किया जाए, ताकि परिवार में नैतिक नियमों का अनुपालन हो। इस नैतिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों के भविष्य का निर्धारण हो। और नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक सूचकांक तैयार किया जाए। इस सूचकांक के आधार पर पंचायतों को पुरस्कृत किया जाए। इस सूचकांक को तैयार करते समय कर्तव्य एवं कानून का पालन, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों का अनुपालन एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एवं सामाजिक सशक्तिकरण के आधार पर बनाया जाना चाहिए। प्रशासन में नैतिक संकट को दूर करने के लिए उचित कदम। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए। और दूसरा पॉइंट है किसी प्रशासक का मूल्यांकन उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन एवं सफल तथा निष्पक्ष चुनाव संचालन के आधार पर हो। और तीसरा पॉइंट है प्रशासन में आचार संहिता को बाध्यकारी बनाया जाए। और चौथा पॉइंट है सोशल ऑडिट के साथ गवर्नेंस को प्रोत्साहित किया जाए। और पॉइंट 6 है विवेकशीलता को कम किया जाए। नैतिक दुविधा, एथिकल डायलेमा। तो जब दो सिद्धांत हो और उनमें से किसी एक का चयन करना अत्यंत कठिन हो जाए, जैसे एक प्रशासक गोपनीयता की शपथ लेता है किंतु लोग उससे आरटीआई के तहत सूचना मांगते हैं। यदि गोपनीयता का अनुपालन किया जाए तो आरटीआई का उल्लंघन होगा, यदि आरटीआई का पालन किया जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन है। और सामान्य व्यक्ति के समक्ष नैतिक दुविधा। तो आप परीक्षा देने जाते हैं किंतु रास्ते में घायल व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा है और मानवता के कारण घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना कर्तव्य है। तो ये पॉइंट केस स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये केस स्टडी है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं किंतु रास्ते में एक घायल व्यक्ति सड़क के किनारे लेटा हुआ है। आपके पास कितने विकल्प हैं और किस विकल्प का चयन करेंगे? तो कौन कौन से विकल्प हैं वो देख लेते हैं। परीक्षा को महत्व देने और घायल व्यक्ति की उपेक्षा कर देंगे। और दूसरा विकल्प है पुलिस को घायल व्यक्ति के बारे में सूचना देंगे और परीक्षा को महत्व देंगे। और तीसरा पॉइंट है परीक्षा छोड़ देंगे तथा घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। और चौथा पॉइंट है समाज सेवक या एनजीओ को फ़ोन करके स्वयं हम परीक्षा देने चले जाएंगे। और पांचवा पॉइंट है घायल व्यक्ति को गाड़ी पर बैठाने के बाद स्वयं परीक्षा देने चले आएंगे। और कुछ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो केस स्टडी विकल्प समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो विकल्प लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो और विकल्प संस्कृति का अनुरूप हो। और तीसरा ऐसा विकल्प जहां व्यक्तिगत हित एवं सार्वजनिक हित के बीच समन्वय हो। तो केस स्टडी सॉल्व करते टाइम आप लोग इन बातों के ध्यान रखिएगा लोग। और ये सिंपल साधारण केस स्टडी है। आप प्रशासक आईएएस है, आपके पास एक वृद्ध महिला राशन कार्ड बनवाने के लिए आती है किंतु उस वृद्ध महिला के पास जरूरी कागजात नहीं है। और आपके सामने किस तरह की नैतिक दुविधा है, आपके पास कितने विकल्प हैं, आप किस विकल्प का चयन करेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस लेवल में पूछ सकता है, बाकी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो प्रशासक के नैतिक दुविधा से निकलने के रास्ते कौन कौन से हैं? तो सार्वजनिक हित को महत्व देना चाहिए और अपने सहकर्मी के हित एवं कानून के पालन में से कानून का पालन आवश्यक है। और संस्था या संगठन के लाभ एवं कर्मचारियों की गरिमा के बीच नैतिक दुविधा से उत्पन्न होने पर
कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखना आवश्यक है। और चौथा पॉइंट है, विकल्प का चयन करते समय स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या इस विकल्प का लाभ समाज के वंचित वर्ग पर कैसे पड़ेगा, समाज के वंचित वर्ग पर कैसा पड़ेगा। प्रशासक के नैतिक दुविधा से निकलने का रास्ता, तो सार्वजनिक हित को महत्व देना चाहिए। अपने सहकर्मी के हित एवं कानून के पालन में से कानून का पालन आवश्यक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, संस्था या संगठन के लाभ कर्मचारियों की गरिमा के बीच नैतिक दुविधा उत्पन्न होने पर कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखना आवश्यक है। और पॉइंट 4 है, विकल्प का चयन करते समय से पूछना चाहिए कि क्या इस कदम का प्रभाव समाज के वंचित वर्ग पर कैसे पड़ेगा। और पॉइंट 5 है, लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नियमों का पालन अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए और स्वयं से पूछना चाहिए कि आप जो कदम उठाने जा रहे हैं, क्या उससे आप समाज में प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जी पाएंगे। और संस्कृति में देखेंगे लोग तो इसके 2 रूप होते हैं, लोकतांत्रिक संस्कृति और दूसरा है अधिकारी तंत्र या नौकरशाही संस्कृति। तो सबसे पहले लोकतांत्रिक संस्कृति देख लेते हैं लोग। तो जनता प्रथम की भावना होती है इसमें, और सत्ता के विकेंद्रीकरण की भावना होती है। और तीसरा पॉइंट है, आम जनता एवं प्रशासक के बीच अंतर क्रिया होता है। और जन कल्याण साध है तथा कानून साधन है। और निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श को महत्व दिया जाता है। अधिकारी तंत्रीय या नौकरशाही संस्कृति में देखेंगे लोग तो इसकी विशेषता ईगो को महत्व दिया जाता है तथा की संतुष्टि पर बल दिया जाता है। और शक्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है और पिरामिडीय संरचना होता है। यहाँ रूढ़िवादी मूल्यों का महत्व दिया जाता है तथा प्रत्येक परिवर्तन का विरोध किया जाता है। और लोकतंत्र को भीड़तंत्र के रूप में मानने की संस्कृति तथा आम जनता को विवेकहीन एवं स्वार्थी मानने की संस्कृति। और कानून को साध मान लेना तथा जनहित की उपेक्षा करने की स्वतंत्रता और गोपनीयता एवं तटस्थता को अत्यधिक महत्व देना। नौकरशाह को साध मानना तथा जनता प्रथम की भावना की उपेक्षा। और अभिजात वर्ग की संस्कृति को मानने की प्रवृत्ति। नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध, तो मानवीय क्रियाकलाप के अर्थ देखेंगे लोग तो ऐसे क्रियाकलाप जो इरादतन किया गया हो। मानवीय क्रियाकलाप कहलाने की 3 शर्त है। पहला है, कार्य का ज्ञान हो अर्थात कार्य की प्रवृत्ति एवं कार्य के परिणाम का ज्ञान हो। और दूसरा है, कार्य इच्छा से किया गया हो। और तीसरा है, कार्य पर नियंत्रण हो अर्थात कार्य करने की स्वतंत्रता हो। और मानवीय क्रियाकलाप में बाधक तत्व कौन कौन से? तो अज्ञानता का अर्थ, तो इसमें कर्म के ज्ञान का अभाव तथा कर्म के परिणामों का ज्ञान का अभाव। और हिंसा का अर्थ है, ये अज्ञानता का अर्थ है और ये हिंसा का अर्थ है। हिंसा के कारण व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित करना चाहता है और स्वेच्छा को छोड़ देता है। और भय के अर्थ, तो भय में स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। और रुग्णावस्था, तो इसके अर्थ है शरीर पर नियंत्रण हो तथा याददाश्त अत्यंत कमजोर हो जाए। तो ये मानवीय क्रियाकलाप में बाधक तत्व, तो पहला है अज्ञानता और दूसरा है हिंसा, तीसरा है भय और चौथा है रुग्ण अवस्था।